जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। भूगोल की क्लास में आपका स्वागत है। भारत लोग और अर्थव्यवस्था वाली बुक में हम पढ़ रहे हैं आपका 5वां चैप्टर भू संसाधन और कृषि। अब तक के इस चैप्टर के वीडियो के अंदर हम ये पढ़ चुके हैं भी भू उपयोग का वर्गीकरण और भू उपयोग के परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक। ये चीज हम अच्छे से जान चुके हैं। आज हम इसी भारत में भू उपयोग परिवर्तन को ही और गहराई से समझेंगे और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से दो इंपॉर्टेंट प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे। भी भारत के भू उपयोग में परिवर्तन हो रहा है तो किन वर्गों के अंदर वृद्धि हो रही है और उसके कारण क्या है, और किन कैटेगरी में किन वर्गों के अंदर कमी हो रही है और उनके कमी का कारण है, उन चीज को हम समझेंगे। एक चीज देखिएगा, यहां पर आपको भू उपयोग का वर्गीकरण यानी 9 की 9 संवर्ग यानी कैटेगरियां हैं वो लिखी गई है। 1950-51 के डाटा लिखे हैं और उसके बाद में 2014-15 के आंकड़े हैं वो लिखे गए हैं। तो हम इन 50-60 सालों के अंदर भू उपयोग के इस वर्गीकरण में क्या परिवर्तन आया उसको समझ रहे हैं। अब आप ये सोचेंगे भी क्या हमें ये आंकड़े रटने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे? ये जरूरी नहीं है। आपके याद हो तो ठीक है, नहीं हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लास्ट कैटेगरी का आंकड़ा आपको जरूर याद रखना है, वो है नीवल बोया गया क्षेत्र। ये 1950-51 में कितना था और 2014-15 में कितना हो गया है, यानी 45.5% हो गया है। इसका आंकड़ा आप जरूर याद रखें, ये मैं जरूर आपको सलाह दूंगा। बाकी अगर आप टॉपिक को समझेंगे और थोड़ा सा गौर करेंगे तो अपने आप ही ये दिमाग में रहने स्टार्ट हो जाते हैं। या यूं कह दूं, जब बच्चों को ये कहा जाता है भी ये नहीं याद करने हैं तो वो अपने आप ही याद हो जाते हैं। समस्या तो वहां होती है जब कह दिया जाता है भी इसको याद कर लो, फिर समस्या खड़ी हो जाती है, यार इसका तो याद करने के लिए कह दिया, ये तो कैसे याद होगा। तो अपने आप हो जाएगा जो भी होना है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। आप तो सिर्फ इतना देखिए, ये 9 कैटेगरी है, 9 वर्ग है। इन 9 में पहला प्रश्न यही बनता है, किन के अंदर ग्रोथ हुई? परिवर्तन शब्द की बात कर रहे हैं। परिवर्तन यानी बदलाव, इसका मतलब होता है या तो कमी होती है या वृद्धि होती है। आपको पता है क्षेत्रफल तो फिक्स है, इन 9 के अंदर ही घटत बढ़त होनी है। किसी एक वर्ग में वृद्धि होगी तो इसके एवज में किसी दूसरे वर्ग के अंदर कमी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको देखने हैं वृद्धि वाले वर्ग, वो है नंबर 1 तो है आपका वन, जो कि 50-51 में 17% था और 2014-15 में ये 23.3% हो गया। दूसरा आता है गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, 3.2 था पहले परसेंट में और बाद में 8.7% हो गया, यानी ग्रोथ हुई। उसके बाद बात करें तीसरा वर्तमान प्रति भूमि, जो पहले 3.7% था बाद में 4.9% हो गया। और चौथा नीवल बोया गया क्षेत्र यानी शुद्ध बोया गया जो क्षेत्र है वो पहले 41.7% था, जो बढ़कर 14-15 में 45.5% हो गया। तो ये 4 पॉइंट तो वो हैं जिनके अंदर ग्रोथ हुई। अगर आप यहां गौर करेंगे तो एक पॉइंट आपको और दिखेगा। आप ये सोचेंगे सर ये 2.3 से 3.3 हो रहा है स्थायी चारागाह, इसमें भी तो ग्रोथ हुई है। बिल्कुल, इसमें भी ग्रोथ हुई है। मैंने पहले इसको क्यों नहीं बताया, थोड़ा सा उस पर भी चर्चा जरूरी है। आपकी किताब में ये चीज तो, आपका जो सिलेबस है ये चीज तो अच्छे से क्लियर कर दी। जब इसका एक्सप्लेनेशन की बात आई, इसके वर्णन की बात आई नीचे, तो वहां पर उन्होंने इसको छोड़ दिया स्थायी चारागाह, इसको वृद्धि वाले में शामिल नहीं करके उन्होंने कमी वाले में कर दिया। अब आप ये सोचेंगे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पहले जो पुराना सिलेबस था उसके अंदर 2014-15 के स्थान पर जो एनसीईआरटी की पुरानी बुक थी वहां पुराने डाटा थे 2008-9 के आसपास के। उस टाइम इस क्षेत्र में कमी प्रदर्शित हुई थी। तो अब जब नई बुक तैयार होती है तो नए डाटा डाल देती है एनसीईआरटी। तो डाटा तो 2014-15 वाले डाल दिए, लेकिन उसमें शायद ये संशोधन करना भूल गया भी हमें स्थायी चारागाह वाले पॉइंट को भी थोड़ा सा चेंज करना चाहिए।
अब बात ये आती है भी हम इसको किस तरीके से किस वर्ग के अंदर रखें, ग्रोथ वाले में रखें या कमी वाले के अंदर रखें। तो मैं आपको यह सलाह दूंगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में हो सकता है स्थायी चारागाह को कमी वाले के हिसाब से पूछ लिया जाए। तो इसलिए मैं पहले आपको यही कहूंगा, आपसे अगर ये पूछ ले भी भूपयोग परिवर्तन के किन संवर्गों के अंदर वृद्धि हुई, 4 तक की बात आए तो आपको पहले यही लिखना है भी 1 गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, वर्तमान प्रतिभूमि और निवल बोया गया क्षेत्र। और 5वां अगर स्थायी चारागाह यहां लिख दोगे तो वो गलत नहीं है, ये भी आप विश्वास रखिएगा। तो ध्यान में आगे इन 5 में, अब मैं 5 शब्द बोलूंगा 4 की जगह, इन 5 के अंदर ग्रोथ होगी। तो इसका मतलब जो बच गए उन 4 में क्या हुई, फिर उन 4 में कमी हो गई। कौन सा? बंजर और व्यर्थ भूमि हो गया, फसल वृक्षों के अधीन जो क्षेत्र है यानी अपने बागवानी वाले, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि और पुरातन प्रतिभूमि है, इनमें कमी हो गई। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, या तो आप वृद्धि वाले याद रख लो मेन, या कमी वाले। स्टार्टिंग की पहली क्लास में मैंने आपको एक बात कही थी भी आपको इन 9 वर्गों के नाम और इनका अर्थ तो आना ही चाहिए। उसके बाद में लेटेस्ट डाटा के अनुसार सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है किन संवर्गों के अंदर, किन कैटेगरी के अंदर वृद्धि हुई और किन में कमी हुई। मैं बार बार बोल रहा हूं ये बात ताकि आपके दिमाग में ये सेट हो जाए, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट 2 नंबर का प्रश्न या 1 नंबर वाले या ऑब्जेक्टिव तो निकल ही सकते हैं, एक 2 अच्छे प्रश्न बनते हैं। किन वर्गों में वृद्धि हुई और उनकी वृद्धि के कारण। तो किस में हुई? 4, 1 में हुई, गैर कृषि कार्यों में हुई, वर्तमान प्रतिभूमि में, निवल बोया गया क्षेत्र, और 5वां हम शामिल कर रहे हैं यहां पर अभी स्थायी चारागाह। अब एक एक करके इनमें ग्रोथ हो गई, ठीक है। ग्रोथ के कारण क्या हो सकते हैं उनकी बात करें तो आप 1 की बात करें भी 1 में ग्रोथ हुई, तो अब आप 1 की परिभाषा याद करें जो राजस्व विभाग द्वारा जारी है। इसके अंदर कौन से आते हैं? इसके अंदर वर्गीकृत वन आते हैं। वहां 1 होना जरूरी नहीं है, बाउंड्री बना दी भी यहां पर 1 होने चाहिए। कोई पूछ ले है क्या कि भाई ये जरूरी नहीं है, हम लगाएंगे, पौधारोपण करेंगे, हम वृक्ष लगाएंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन हमने एरिया तो डिसाइड कर दिया। तो आपको पता है भी इसमें वर्गीकृत वन क्षेत्र आता है, यानी जमीन का सीमांकन कर दिया जाता है, बाउंड्री डिसाइड कर दी जाती है भी ये वन की भूमि है। वहां वास्तविक रूप से वन होना जरूरी नहीं है, ये पहले भी आ चुका है, वही इसका कारण है। भी वन के अंदर ग्रोथ हुई, उसका कारण क्या है? भी वन क्षेत्र में वृद्धि सीमांकन के कारण हुई है, बाउंड्री है वो डिसाइड है, वो कर दी है। दूसरी बात करें गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, यहां मैंने एक शब्द लिखा है कि सर्वाधिक वृद्धि, ईमानदारी की वृद्धि तो यही कहेंगे, क्योंकि 17 से 23.3 वन हो गया लेकिन ये वास्तविक नहीं है, सिर्फ बाउंड्री डिसाइड की है। क्योंकि आप कहीं इनका अंतर निकालोगे आप सोचेंगे वन का तो डिफरेंस ज्यादा है, सर ने यहां सर्वाधिक वृद्धि क्यों लिखी। तो गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त 3.2 से 8.7 को हम इसलिए अधिक कह रहे हैं क्योंकि ये रियल में है। तो गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि है वाला जो वर्ग है, इसके अंदर सर्वाधिक वृद्धि हुई है। वृद्धि के कारण की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन से ऐसा हुआ है। अब बात आती है कि अर्थव्यवस्था की संरचना से मतलब भी लोगों ने प्राथमिक कार्य छोड़कर द्वितीयक और तृतीय सेक्टर के कार्य है वो करने लग गए, वही कहलाता है अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन। इसके अंदर क्या है? औद्योगिक और सेवा सेक्टर में वृद्धि से निर्माण कार्य है वो कृषि योग्य भूमि और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि पर हो रहा है। कृषि योग्य भूमि के ऊपर भी गैर कृषि कार्य, सड़क, हॉस्पिटल, इनका निर्माण हो रहा है। शहरों के आसपास जो खेती की जमीन है वहां पर नगरीकरण है वो बढ़ता जा रहा है, और कृषि योग्य जो व्यर्थ भूमि है उसका इस्तेमाल भी इसके अंदर हो रहा है। तो इस वजह से गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि का जो एरिया है वो बढ़ रहा है। उसके बाद में हमने बात की भी वर्तमान प्रतिभूमि जो 3.7% से 4.9% हो गई है, इसका कारण क्या है? वर्तमान प्रतिभूमि आपको पता है जो थोड़े टाइम के लिए खाली छोड़ी जाती है, एक साल एक फसल वर्ष से कम टाइम,
इसमें क्या है, वर्षा की अनियमितता, टाइम पर बारिश नहीं होती। ये भारत की जलवायु की सबसे बड़ी समस्या है भी, सब जगह वर्षा एक जैसी नहीं होती और उसका टाइम भी फिक्स नहीं है। तो वर्षा की अनियमितता के कारण, और साथ में किसान है वो फसल चक्र अपनाता है, तो वर्षा की अनियमितता और फसल चक्र के कारण वर्तमान प्रतिभूमि के एरिया में वृद्धि हो रही है। उसके बाद है निवल बोया गया क्षेत्र, नेट जो बोया गया क्षेत्र जो 45.5% हो गया है। इसका कारण क्या है, देखिएगा, नवीन तकनीक, लेटेस्ट जो एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी है उनकी वजह से ऐसा हो पा रहा है। अच्छे से जानिएगा, क्योंकि यही आंसर आपको कमी वाले के अंदर काम आएगा। नवीन तकनीक, न्यू टेक्नोलॉजी, नवीन प्रौद्योगिकी ने बंजर और व्यर्थ भूमि में सुधार कर उसमें कृषि प्रक्रिया को बढ़ावा दिया है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है भी, बंजर और व्यर्थ भूमि का हम कैसे कृषि के लिए अच्छे से अच्छा इस्तेमाल है वो कर सकते हैं। तो इससे निवल बोया गया क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, उसके अंदर वृद्धि हो रही है। उसके बाद जैसे मैंने कहा, हम स्थायी चारागाह को यहाँ हमारी इस टेबल के अकॉर्डिंग हम ग्रोथ वाले में ही शामिल कर रहे हैं। अब बात पूछ ले भी, स्थायी चारागाह, इसमें वृद्धि का कारण क्या है। आपको पता है ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के सुधार के लिए एक बहुत बड़ी योजना चल रही है, महात्मा गांधी नरेगा योजना, जो मनरेगा जिसको हम कहते हैं। उस मनरेगा योजना के तहत ग्राम पंचायत द्वारा जो स्थायी चारागाह भूमि है, गांव में जिसे शामलाट भी बोलते हैं, वहां पर पौधारोपण किया जा रहा है, घास लगाई जा रही है, यानी चारा लगाया जा रहा है, ताकि जो पशुओं के लिए है वहां पर अच्छे से चारागाह है, जो खाने का जो उनका भोजन है वो उनको अच्छे से मिल जाए। तो मनरेगा के अंदर जो विकास कार्य हो रहे हैं उनकी वजह से स्थायी चारागाह के अंदर भी हमें कुछ वृद्धि देखने को मिल रही है। वृद्धि बहुत कम है लेकिन वृद्धि तो हो ही रही है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत में भू उपयोग परिवर्तन में वृद्धि वाले संवर्ग वन गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि वर्तमान प्रतिभूमि और निवल बोया गया क्षेत्र है, और इसके क्या कारण है उसकी हमने बात की। अब हम बात करेंगे कमी वाले वर्ग यानी संवर्ग कैटेगरी, और उसका क्या कारण है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। चलिए अब समझ लेते हैं कमी वाले वर्ग कौन से हैं। तो कौन से बच गए अपने, बंजर और व्यर्थ भूमि, फसल वृक्षों के अधीन भूमि यानी बागवानी और तरु फसलों की बात करते हैं, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि और पुरातन प्रतिभूमि। ये चार प्रमुख वर्ग है जिनके अंदर कमी हुई, और ये जो टिक के निशान लगे हैं, दो ऊपर और दो नीचे वाले, ये वो प्रमुख वर्ग है जिनमें वृद्धि हुई। स्थायी चारागाह पर हमने बात कर ली, ये वृद्धि में भी हम शामिल कर रहे हैं, और आपकी किताब इन्हें कमी वाले में भी कह रही है, तो हम लगे हाथ उसकी बात भी कर लेंगे। तो कमी हुई किसमें, क्या बंजर और व्यर्थ भूमि, इसमें कमी हो रही है, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में कमी हो रही है, और पुरातन प्रतिभूमि में कमी हो रही है। इन सभी के अंदर कमी हो रही है, इसका मतलब इनके ऊपर प्रेशर है। किस चीज का, कृषि भूमि का भी ज्यादा से ज्यादा कृषि कार्यों के लिए जमीन का इस्तेमाल हो, और दूसरा गैर कृषि कार्यों का, कृषि और गैर कृषि कार्यों के दबाव की वजह से जो भूमि ऐसे ही पड़ी रहती थी, खाली पड़ी रहती थी, या किसान जिन्हें खाली छोड़ देता था, उनके ऊपर भी दबाव आ गया। और एग्रीकल्चर के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने नई नई टेक्नोलॉजी का डेवलप किया, नई नई तकनीक का आविष्कार किया, ताकि कैसे जहां पर कृषि नहीं होती उनको कैसे कृषि योग्य बनाया जाए, या कृषि नहीं भी हो सकती तो कैसे उनको किन्हीं अन्य कार्यों में इस्तेमाल है वो किया जाए। तो जब भी बंजर और व्यर्थ भूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, पुरातन प्रतिभूमि, इनमें कमी का कारण पूछ ले तो एक ही लाइन में काम खत्म हो जाता है, तकनीकी विकास के कारण। या आप ऐसे लिख सकते हो, कृषि पर बढ़ता तकनीकी प्रभाव,
कृषि पर बढ़ता तकनीकी जो प्रभाव है उनकी वजह से इनके अंदर कमी आती जा रही है। बात एक ही है, किसी तरीके से अपनी बात को आप लिख दीजिए। पहले तो समझ में आना जरूरी है भी वृद्धि हुई तो क्यों हुई, जिस क्षेत्रों में वृद्धि होगी उनके बदले में जो बचे हुए क्षेत्र है उनमें क्या होगी, कमी होगी। अगर पूछ ले भी विविध तरु फसलें या यूं कह दें भी फसली वृक्षों के अधीन जो क्षेत्र है अपना, इसके अंदर भी कमी हो रही है और आप देख रहे हो बहुत ज्यादा कमी हो रही है। क्या कोई झाड़ियां लगा लो, कोई बाग बूग लगा लो, क्या रहने दे बाग बूग का, वैसे ही परिवार इतना बड़ा है, जिम्मेदारी इतनी है, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं बच्चों की पढ़ाई पर, ये अगर खाली छोड़ दी या इस पर बाग लगा लिया, झाड़ियां लगा दी तो कैसे हम अपना कर्जा उतार पाएंगे। तो बढ़ती जनसंख्या का दबाव है, बढ़ती जनसंख्या का दबाव है, आर्थिक स्तर सुदृढ़ करने का दबाव है, इस वजह से इसके अंदर भी कमी आ रही है। तो ये चार प्रमुख पॉइंट हो गए, बंजर व्यर्थ भूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, फसली वृक्षों के अधीन क्षेत्र और पुरातन प्रतिभूमि, जिनके अंदर इन संवर्गों के अंदर कमी हो रही है। और अगर आपके सिलेबस के अनुसार बात करूं भी चारागाह को उन्होंने कमी के हिसाब से बताया है, या यूं कहें भी चारागाह जो भूमि है, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए भी चारागाह भूमि या जिसको हम गोचर भूमि कहते हैं वो क्या है। वो भूमि जिसके ऊपर घास लगी हो, घास यानी चारा, पशुओं का जो चारा, जिस चीज को पशु आसानी से खाते हैं, चाहे वो छोटी झाड़ियां हो, वृक्ष हो, जो भी चीज घास लगी और जो पशुओं के चरने के काम आती है वो चारागाह भूमि कहलाती है। और आपको बताया भी मनरेगा के तहत अच्छा विकास कार्य यहां हो रहा है, लेकिन रियल वास्तविक दृष्टि से बात करें तो चारागाह भूमि में कमी ही है। कागजों में भले ही वृद्धि हो रही है लेकिन रियल में तो कमी है। कमी के दो कारण अगर आपसे पूछ ले तो एक तो है भी कृषि भूमि पर बढ़ता दबाव। इन सभी के अंदर एक चीज कॉमन है, कृषि भूमि पर बढ़ता दबाव की वजह से ही ये कमी है वो हो रही है। उसका इस्तेमाल कृषि कार्यों में हो सकता है तो कृषि में, गैर कृषि में हो सकता है तो गैर कृषि कार्यों में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो चारागाह भूमि में भी कमी का कारण है भी कृषि भूमि पर बढ़ता दबाव। और दूसरा जो मेन कारण है इसका वो है गैर कानूनी तरीके से कृषि का विस्तार। गैर कानूनी तरीके से कृषि का विस्तार, इसका मतलब समझ ले, हर गांव के अंदर गोचर भूमि, चारागाह भूमि होती है। आप अपने बुजुर्गों से पूछिएगा भी अपने गांव की चारागाह भूमि, गोचर भूमि है वो कौन सी है, फिर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, अरे वहां तो अब है ही नहीं वो जगह, वहां पर तो लोगों ने मकान बना रखे हैं, या वहां पर हो सकता है स्कूल बन गया हो, हॉस्पिटल बन गया हो, या हो सकता है किसी ने उसको गैर कानूनी तरीके से अपने नाम करवा लिया हो पटवारी जी से मिलकर, और वहां पर वो कृषि कार्य कर रहा हो। तो ये सारी अगर हमारे राजस्व रिकॉर्ड में आपके गांव की जमीन चारागाह गोचर भूमि के अंदर है तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का व्यक्ति विशेष द्वारा या किसी व्यक्तियों के समूह द्वारा, भले ही आपने सरकारी इंस्टीट्यूट ही वहां क्यों ने स्थापित कर दिया हो, ये सारा कार्य गैर कानूनी होता है। और अगर आप जागरूक हो जाते हैं तो वो उस जमीन को छुड़वा भी सकते हैं। इसके लिए बाकायदा कानून बने हुए हैं हमारे देश के अंदर। क्या आप मुझे बता सकते हो भी भारत में पहली बार तात्कालीन हमारे जो प्रधानमंत्री कौन से थे जिन्होंने हमारी जो राष्ट्रीय भूमि उपयोग की नीति बनाई थी? दोबारा सुनिए, क्या भारत के पहले वो प्रधानमंत्री जिनके प्रयासों द्वारा 1988 में एक राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति बनाई गई थी, और उस नीति में यह क्लियर किया गया था ये सारी बातें भी भूमि उपयोग के अंदर अवांछित परिवर्तन अगर कोई करता है तो वो अवैध है, वो गैर कानूनी है। तो चारागाह भूमि के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। चलो मैं बता ही देता हूं, वो प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे जिन्होंने सोचा था भी हाँ ये चीजें जो भूमि उपयोग, भू उपयोग जिस चीज के लिए है वो उसी के लिए होना चाहिए। तो चारागाह भूमि में कमी का कारण कृषि भूमि पर बढ़ता दबाव और गैर कानूनी तरीके से चारागाह भूमि पर कब्जा कर लेना, इस वजह से चारागाह भूमि में भी कमी देखने को मिल रही है।
तो ये थी आज की अपनी वीडियो क्लास, जिसमें हमने भूमि उपयोग परिवर्तन के वृद्धि वाले वर्गों की बात की और उनके कारणों की बात की। फिर हमने कमी वाले वर्गों की बात की और उन कमी के कारणों की बात की। बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। उम्मीद करता हूं आप बच्चों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये बात आई तो कमेंट कीजिए, मुझे पता चले आपको कितनी चीज समझ में आई है। चलिएगा, कल फिर मिलेंगे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए एक और इम्पोर्टेंट बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न को लेकर। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।